गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम देखेंगे रिलीजन। सोशल कंट्रोल में ही आगे पॉइंट है रिलीजन। तो रिलीजन इज मोड ऑफ एक्शन एज वेल एज सिस्टम ऑफ बिलीफ एंड सोशियोलॉजिकल फिनोमिना एज वेल एज पर्सनल एक्सपीरियंस। तो रिलीजन्स क्या है? एक मोड ऑफ एक्शन है जो क्या करता है, बिलीफ के बेस पे क्या रहता है, बिलीफ के ऊपर बेस्ड होता है। और क्या क्या होता है, सोशियोलॉजिकल फिनोमिना है फॉर पर्सन एक्सपीरियंस। ठीक है, तो पर्सन अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से अपना बिलीव, उसका एक बिलीव होता है, उसका एक रिलीजियस होता है। तो रिलीजियस एटीट्यूड टुवर्ड्स सुपर ह्यूमन पावर। तो रिलीजियस क्या है, ह्यूमंस का पावर, ह्यूमंस का बिलीव होता है, एक एटीट्यूड होता है किसके लिए, एक सुपर नेचुरल पावर के लिए। एलिमेंट ऑफ रिलीजन, तो बिलीव इन सुपर नेचुरल पावर। तो जो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, किसी भी रिलीजियस में बिलीव का होना ज़रूरी है। अगर कोई किसी रिलीजन्स को फॉलो करता है, इसका मतलब उसका उसके ऊपर बिलीव है। तो किसी भी रिलीजियस में सारे लोग जो भी किसी भी रिलीजियस को फॉलो करते हैं, उनका एक वो एक किसी सुपर नेचुरल पावर को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। और वो क्या मानते हैं कि जो सुपर नेचुरल पावर है वो क्या है, एक फॉर्मलेस है। वो किसी अनसीन गॉड के ऊपर क्या करते हैं, भरोसा करते हैं। ठीक है, जैसे हिंदू बिलीव इन द एक्सिस्टेंस इन नंबर ऑफ गॉड एंड गुडेस। They are called polytheists and people believe in only one God. They are called the monotheist. ठीक है, तो जो बहुत सारे गॉड के ऊपर बिलीव करते हैं उनको बोलते हैं पॉलीथीस्ट, और जो एक ही गॉड के ऊपर बिलीव करते हैं उनको बोलते हैं मोनोथिस्ट। बिलीव इन हॉली और सैक्रेड, तो जो सभी बिलीवर रहते हैं वो क्या करते हैं, अपने किसी सुपर नेचुरल पावर की हॉलीनेस पे क्या करते हैं, बिलीव करते हैं। तो देखो इसमें लिखा है, इन एवरी रिलीजन देयर इज सर्टन थिंग विच आर रिगार्डेड एज हॉली एंड सेक्रेड, इट दे कंस्टिट्यूट द हार्ट ऑफ रिलीजन। ठीक है, तो वो ये जो रहते हैं, हॉलीनेस जो रहता है और सेक्रेड जो रहता है, पवित्र बोलते हैं जिसे, वो क्या है, एक किसी भी रिलीजियस का हार्ट होता है। द कॉन्सेप्ट ऑफ हॉली एंड सेक्रेड इज अ मेंटल कंस्ट्रक्ट। ठीक है, तो ये क्या रहता है, हमारे दिमाग में ये क्या है, इसका हॉलीनेस क्या रहता है, कंस्ट्रक्ट रहता है। दे आर सिम्बॉल, दे आर नॉट विजिबल। तो जो ये हॉलीनेस है वो क्या है, विजिबल नहीं रहते हैं। दे आर सिम्बॉलिक बोथ अनसीन एंड टेंजिबल थिंग। द बिलीव बेस्ड ऑन फेथ रादर देन एविडेंस। तो जो बिलीव रहता है वो किसके ऊपर बेस्ड होता है, फेथ के ऊपर, किसी एविडेंस के ऊपर बेस्ड नहीं होता है। जैसे एग्जांपल में ले लो, हिंदू रिलीजन्स काउ इज सेक्रेड बिकॉज द फेथ ऑफ हिंदूज। ठीक है, हिंदू लोग गाय को पवित्र मानते हैं क्योंकि उनका ये क्या है, उनको उनको उनका ये फेथ ही है कि जो गाय है वो उनके लिए पवित्र है। बोलते हैं ना, गाय हमारी माता है, इसलिए ये, क्योंकि वो उनका वो क्या है, उसके ऊपर फेथ है, वो लोग उसको पवित्र मानते हैं, वो लोग उसकी पूजा करते हैं। सिस्टम ऑफ रिचुअल्स, तो रिचुअल्स आर द प्रैक्टिकल साइड ऑफ रिलीजन। दे आर बिहेवियर formed by individual और group individual with reference to supernatural power। तो ये क्या है, एक प्रैक्टिकल साइड होता है किसी रिलीजियस का, जिसके प्रति लोग अपना बिहेवियर बनाते हैं किसी सुपर नेचुरल पावर के लिए। जैसे कि इट इंक्लूड द वेराइटीज़ ऑफ बिहेवियर सच एज वेयरिंग और स्पेशल टाइप ऑफ क्लॉथ। जैसे अलग अलग टाइप के बिहेवियर होते हैं, जैसे कई लोग एक स्पेशल टाइप के क्लॉथ वेयर करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, हेमेंस करते हैं, और क्या करते हैं, गंगाजल में स्नान करते हैं, सिंगिंग करते हैं, डांसिंग करते हैं, क्राउलिंग करते हैं, जो लोग पद यात्रा करते हैं, और क्या करते हैं, अपने घुटनों के बल चल के जाते हैं, फास्टिंग करते हैं। दस द एरिया कवर्ड बाय रिलीजियन रिचुअल्स। ठीक है, तो ये क्या है, ये सारे जो है वो क्या है, रिलीजियस रिचुअल्स है जो लोग क्या करते हैं, फॉलो करते हैं।
तो किसी किसी रिचुअल्स को कोई सिंगल इंडिविजुअल फॉलो करता है और किसी किसी को वो लोग ग्रुप में फॉलो करते हैं। जैसे कि अगर किसी को प्रेयर करना तो कोई अकेले भी प्रेयर करता है और साथ में लोगों की भी प्रेयर करते हैं। जैसे कि कोई मुस्लिम अगर नमाज़ पढ़ा तो सिंगल भी नमाज़ पढ़ता है और कहाँ मस्जिद में जाकर के नमाज़ पढ़ते हैं। कोई हिंदू है वो अकेले भी पूजा करता है और सबके साथ में भी करता है। तो ये सारे किस में आएंगे? रिचुअल्स में आएंगे। सिंफुल एक्ट, तो जैसे कि माना हर रिलीजियंस में होता है कि सारे रिलीजियंस में ये बोला जाता है कि पाप और क्या होता है? सत्य होता है कि अगर तुमने पाप किया तो तुमको नर्क में डाला जाएगा, तुमको तुम्हारे पाप की सज़ा ज़रूर मिलेगी। तो ये क्या है? सिंफुल एक्ट है जो हमको हमारे ऊपर सोशल कंट्रोल करता है कि हमको कुछ गलत नहीं करना है। तो रिलीजियस इस तरीके से हमको क्या करता है? सोशल कंट्रोल करता है। जैसे किसी किसी धर्म में होता है, किसी किसी रिलीजियस में होता है कि अगर तुमने पाप किया तो तुमको नर्क में जाना पड़ेगा, अगर तुमने पाप किया तो तुमको अपने पापों का सज़ा इसी समय इसी जन्म में भुगतना पड़ेगा। तो ये क्या है? हमारे सिनफुल एक्ट के लिए हमारा रिलीजन्स हमारे ऊपर क्या करता है? सिनफुल कंट्रोल करता है। द मेथड ऑफ सॉल्वेशन, तो मेथड ऑफ सॉल्वेशन क्या है? मुक्ति। तो सारे रिलीजियस में मुक्ति और मोक्ष के ऊपर बातें की गई हैं कि जैसे कि मुस्लिम जो होते हैं वो क्या करते हैं? हज करने के लिए जाते हैं। वैसे ही सारे जो रिलीजन्स हैं उनके ऊपर क्या होता है? मेथड ऑफ सॉल्वेशन अलग अलग हैं। मोड ऑफ वर्शिप, तो ईच रिलीजन हैज़ ए स्पेसिफिक प्रोसीजर ऑफ वर्शिपिंग। सारे रिलीजियस में अलग अलग प्रोसीजर है पूजा करने के लिए, वर्शिप करने के लिए। द फॉलोवर, जैसे कि अब आपने देखा है कि बहुत सारे रिलीजियस में अलग अलग टाइप से वर्शिपिंग होता है। जैसे कोई किसी मूर्ति की पूजा करता है, कोई किसी एनिमल्स की पूजा करता है, तो कोई फॉर्मलेस मैनर में प्रार्थना करता है, या फिर कोई क्या करते हैं? मोटर एक्टिविटी में एंगेज रहते हैं। जैसे कि एग्जांपल में आप देख लीजिए तो वर्शिपिंग आइडल्स मुस्लिम डू नॉट एंड हिंदू वर्शिप विथ फोल्डेड हैंड वाइल मुस्लिम अनफोल्डेड हैंड। तो आपने जैसे देखा कि जो हिंदू रहते हैं वो अपना हैंड को फोल्ड करके पूजा करते हैं और जो मुस्लिम होते हैं वो क्या करते हैं? खुले हाथ से पूजा करते हैं। ठीक है। फिर लिटर्जी एंड आइडियोलॉजी, different religions practice public relation rites and rituals is fixed form and they also have specific ideology. Ideology may be handed down with a oral tradition and written tradition. तो जो आइडियोलॉजी है वो किसमें बोला जाता है? ओरल ट्रेडिशन और रिटन डाउन भी है। तो डिफरेंट रिलीजन प्रैक्टिस पब्लिक रिलेशन राइट्स एंड रिचुअल्स इन फिक्स्ड फॉर्म, दे हैव अ स्पेसिफिक आइडियोलॉजी। तो सारे जो रिलीजन्स हैं वो उनके ग्रंथ में, उनके कुरान में क्या लिखे हुए हैं? जो है लिखे गए हैं। तो या तो वो बोले हुए पे भरोसा करते हैं या तो वो लिखे हुए पे भरोसा करते हैं। प्लेस ऑफ वर्शिप, ईच रिलीजन हैज डेफिनेट प्लेस ऑफ वर्शिप। तो सारे जो रिलीजियस है सबका अलग अलग वर्शिप का प्लेस है। जैसे जो मुस्लिम है वो मस्जिद में जाएगा, क्रिश्चियन जो रहेगा वो चर्च में जाएगा, हिंदू जो रहेगा वो टेंपल में वर्शिप करने के लिए जाता है। तो इस तरीके से रिलीजियस हर इंडिविजुअल्स के ऊपर क्या करता है? सोशल कंट्रोल करता है। एजुकेशन, while politics and religion both heavily enforce social control, there is a third medium through which order is maintained. तो बहुत सारे चीज़ें हैं जो सोशल कंट्रोल करते हैं, जिसमें फर्स्ट था पॉलिटिक्स, सेकंड था रिलीजन और थर्ड है एजुकेशन। द फैक्टर कैन बी आइडेंटिफाइड एज अ form of internalized control and it has a proven to contribute a social order by self control and power। तो जिसके में भी एजुकेशन रहता है वो अपने आप में क्या करता है? सेल्फ कंट्रोल का उसके में पावर होता है। अ वेल एजुकेटेड इंडिविजुअल इज मोर इन्फॉर्म्ड ऑन द नेचर ऑफ सोसाइटी, हाउ इट वर्क एंड द रिलेशन बिटवीन इट एंड देयर ओन बिहेवियर। तो जो एजुकेटेड पर्सन रहेगा उसको पता रहता है नेचर ऑफ सोसाइटी, सारी सोसाइटी का नेचर पता रहता है, उनके बीच में काम कैसे करना, उनके बीच में रिलेशन कैसे मेंटेन करना, किस टाइप का बिहेव करना है। एक एजुकेटेड पर्सन को सारी चीज़ें अच्छे से पता होती है जो उसके ऊपर सोशल कंट्रोल करता है। एजुकेशन कैन बी रीजनेबली डिफाइंड as one of potentially important socio-economic condition that increase personal control. In other words, education instills a sense of self-control in individual, decreasing the opportunity for misbehavior and crime and instead encouraging conformity। तो
जो एजुकेशन रहता है वो क्या करता है, मतलब ऐसा सिचुएशन नहीं आने देता है कि इंडिविजुअल मिसबिहेव करे, क्राइम करे और क्या करे, किसी और मतलब किसी गलत एक्टिविटी में क्या रहे, वो इंगेज रहे. In relation, the ability to self-control that accompanies an education, individual increasing often more power in the sense of they are more likely to participate in the labor force, have higher level of occupational status, achieve higher level of earnings and wealth, and experience a faster ascending through the occupational rank. तो जिसके पास भी एजुकेशन रहेगा वो क्या करता है, लेबर फोर्स में पार्टिसिपेट करता है और क्या रहता है, उसके पास एजुकेशन ऑक्यूपेशनल स्टेटस जो रहता है उसका हाई रहता है. जो भी अर्निंग, जो भी वो अर्न करेगा वो ज़्यादा अर्न करेगा, उसके पास अच्छा वेल्थ होगा, अच्छी प्रॉपर्टी होगी, एक्सपीरियंस, जो भी ऑक्यूपेशनल रैंक में वो जो ग्रो करेगा ना, वो क्या होगा, फास्टली ग्रो करेगा. एंड टेंड टू एंजॉय ग्रेटर शेड्यूल कंट्रोल, greater job authority and more challenging, interesting and enriching work. The well educated reap the benefit of better opportunities and reward to allow them a better grasp to self control, to source a force in society that give them power over different aspect of their lives. तो ये क्या करता है, वेल एजुकेटेड जो पर्सन रहेगा उसके पास बेनिफिट होगा, बेटर अपॉर्चुनिटी, वो अच्छी से अच्छी चीज़ें क्या कर सकता है, अचीव कर सकता है. और क्या करेगा, वो जो भी चीज़ करेगा उसके लिए उसको क्या होगा, रिवॉर्ड मिलेगा, वो सेल्फ कंट्रोल कर सकता है खुद के ऊपर और उसको सोसाइटी में अच्छा प्लेस भी मिलेगा. वाइल दिस इज़ एसेंशियल इन इंडिविजुअल एडवांटेज, तो जो एजुकेशन वो इंडिविजुअल को ये सारे एडवांटेज पाने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. इट इज़ जस्ट एज सो फॉर सोसाइटी एज होल. एजुकेशन डिवाइड पीपल इनटू द डिफरेंट क्लास. तो जैसे सारी चीज़ें सोशल कंट्रोल के लिए इम्पोर्टेंट है, वैसे एजुकेशन भी इम्पोर्टेंट है. और एजुकेशन जो रहता है वो पीपल को क्या करता है, डिफरेंट डिफरेंट क्लास में क्लासीफाई करता है अकॉर्डिंग टू their socioeconomic status, authority, occupational status, etc. heavily influence the level of overall control in a society. Like all species, human cannot maintain social harmony without some system of governance. It is imperative that human society preserve and restrain itself in order to maintain ऑर्डर. तो यहाँ पर घुमा फिरा के वो सारी बातें यही बोल रहा है कि अगर किसी इंडिविजुअल के पास अच्छा एजुकेशन होगा तो वो सेल्फ कंट्रोल कर सकता है. एजुकेशन होने के कारण वो क्या कर सकता है, अच्छे से अच्छी चीज़ें अचीव कर सकता है, अच्छे से अच्छा लाइफस्टाइल वो जी सकता है, अच्छे से अच्छा उसके पास हेल्थ स्टेटस होगा, उसका लोगों के बीच में जो उठना बैठना है वो भी अच्छा होगा, सेल्फ कंट्रोल होगा तो वो क्राइम नहीं करेगा, लोगों से मिसबिहेव नहीं करेगा, जिसके कारण लोग उसका रिस्पेक्ट करेंगे. और एजुकेशन होने के कारण वो जो ऑक्यूपेशनल रैंक है वो उसमें से वो जल्दी ग्रो करके अपने आप को हायर ऑक्यूपेशनल रैंक में पहुंचा सकता है. तो ये सारी चीज़ें वो घुमा फिरा के एक ही बात बोल रहे हैं. यहाँ पर भी सेम है इसलिए मैं इसको रीड नहीं करूँगी. इकोनॉमी. तो एन इकोनॉमिक सिस्टम इज सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन, रिसोर्स एलोकेशन, एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन सोसाइटी और गिवन जियोग्राफिक एरिया. तो इकोनॉमिक सिस्टम क्या है, एक प्रोडक्शन है, रिसोर्स एलोकेशन है, एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन सोसाइटी और गिवन जियोग्राफिक एरिया. तो ये सारी चीज़ें हमारी क्या है, मतलब इकोनॉमी का मतलब तुम क्या समझते हो, ये समझ सकते हो कि एक सिस्टम है प्रोडक्शन का, हम कहाँ से रिसोर्सेज प्राप्त कर रहे हैं, कहाँ से एक्सचेंज कर रहे हैं, कैसे सारे गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, और एक सोसाइटी में, एक जियोग्राफिक एरिया में इसको कैसे इसका सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं. इट इंक्लूड द कॉम्बिनेशन ऑफ द वेरियस इंस्टीट्यूशन, एजेंसी, एंटिटीज, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एंड पैटर्न ऑफ कंजप्शन डेट कंप्राइज द इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ गिवन सोसाइटी. तो किसी भी इकोनॉमिक को के लिए बहुत सारे एजेंसीज हैं जो क्या करते हैं, उसके लिए एंटिटी उसको मात्रा देखते हैं, उसके लिए डिसीजन मेक करते हैं
उसका पैटर्न ऑफ कंजप्शन चेक करते हैं, और क्या करते हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे एक गिवन सोसाइटी में, वो भी एक बहुत सारी एजेंसी देखते हैं। एज सच एज इकोनॉमिक system is type of social system, mode of production is related concept. Economic system is three basic question: what to produce, how to produce, and in what quantities, and who receive the output of production. तो हम क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं हमारे इकोनॉमिक में, हम कैसे प्रोड्यूस कर रहे हैं, कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस कर रहे हैं, और कौन हमारे प्रोडक्शन को यूज़ कर रहा है या किसने हमारे प्रोडक्शन का आउटपुट दिया है। तो ये सारी चीज़ें हमारे इकोनॉमिक में आती हैं, तो ये भी हमारे ऊपर क्या करते हैं, सोशल कंट्रोल करते हैं। द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम इंक्लूड हाउ दिस वेरियस एजेंसी इंस्टीट्यूशन आर लिंक्ड टू अनदर। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, इस सोशल इकोनॉमिक सिस्टम में ये सारे एजेंसी एक दूसरे से कैसे लिंक्ड हैं। हाउ इन्फॉर्मेशन फ्लो बिटवीन देम, कैसे उनके बीच में इंफॉर्मेशन आगे बढ़ता है। सोशल रिलेशन विद इन द सिस्टम। Economic planning, the resource allocation mechanism that is contrasted with a market mechanism. तो मार्केट में जितना डिमांड है उतना ही उसका क्या होता है, प्रोडक्शन होता है। एज अ कोऑर्डिनेटिंग मैकेनिज्म ऑफ सोशलाइज्म, इकोनॉमिक प्लानिंग सब्सटीट्यूट फैक्टर मार्केट एंड डिफाइंड एज डायरेक्ट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो एज अ कोऑर्डिनेटिंग मैकेनिज्म ऑफ सोशलिज्म, तो कोऑर्डिनेट सब लोग सारी जितने भी एजेंसी वो क्या कर रही है, एक दूसरे से कोऑर्डिनेट कर रही है कि कितना मार्केट में उस चीज़ का कितना डिमांड है, हमको कितना प्रोड्यूस करना है, कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है, कितना हमको जमा करके रखना है, कितना प्रोडक्शन हमको क्या करना है, मेंटेन करना है। ये सारी चीज़ें क्या होती है, सोशल कंट्रोल के कारण ही क्या होती है, ये सारी चीज़ें कंट्रोल में हो पाती है। अगर ये सारी कंट्रोल नहीं होंगी तो क्या होगा, लोग ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करेंगे, फिर उसको क्या करेंगे, बेधड़के से लोग उसको बर्बाद करते हुए यूज़ करेंगे, उसके ऊपर कोई सोशल कंट्रोल नहीं होगा। इसलिए ये सारे जो इकोनॉमिक है वो सारे लोगों की प्रॉपर्टी है, सिर्फ मेरी या आपकी नहीं है, पूरी जनता की प्रॉपर्टी होती है। इसलिए हम क्या करते हैं, इसके ऊपर भी क्या करते हैं, हम सोशल कंट्रोल करते हैं। द लेवल ऑफ सेंट्रलाइजेशन इन डिसीजन मेकिंग, तो हम लोग सबसे पहले क्या इकोनॉमी के ऊपर सबसे पहले क्या होता है, सेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग होता है। इन प्लानिंग डिपेंड ऑन द स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्लानिंग मैकेनिज्म एम्प्लॉयड एज सच एज अ डिस्टिंग्विश बिटवीन सेंट्रलाइज प्लानिंग एंड डिसेंट्रलाइज प्लानिंग। द इकोनॉमिक प्राइमरी बेस्ड ऑन सेंट्रलाइज प्लानिंग इज रिफर्ड टू एज द प्लान्ड इकोनॉमी। In a centrally planned economy, the allocation of resources is determined by the comprehensive plan of production, which specific output requirement. Planning may also take a form of directive planning and indirective planning. तो एक सबसे पहले होता है सेंट्रलाइज प्लानिंग होता है, फिर डिसेंट्रलाइज प्लानिंग। सेंट्रलाइज प्लानिंग जो मेन रहता है, जो इस सारी चीज़ों का प्लान करता है। डिसेंट्रलाइज प्लानिंग फिर ये सारी चीज़ों को मेंटेन कैसे करना है वो सारा प्लान। जैसे कि आप अभी देख लीजिए, कोरोना के ऊपर सबसे मेन जो डिसीजन लेता है वो हमारा मोदी लेता है। फिर जितने हमारे स्टेट सीएम जो रहते हैं वो क्या करते हैं, डिसेंट्रलाइज प्लानिंग करते हैं। वो अपने अपने स्टेट का क्या करते हैं, सारे डाटा कलेक्ट करके पहले उसके ऊपर प्लान बनाते हैं, फिर एक स्पेशल डाटा जो रहता है वो हम सेंट्रलाइज प्लानिंग मतलब हम पीएम मोदी को सबमिट करते हैं। फिर वहाँ से वो क्या करते हैं, हमको ऑर्डर देते हैं, फिर हम उसको मोटिवेट और मॉडिफाई करते हैं या डिमॉडिफाई कुछ भी करते हैं। हम अपने अपने स्टेट के अकॉर्डिंग जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से फिर हम क्या करते हैं, उस चीज़ को फॉलो करते हैं। तो उसी तरीके से हमारी इकोनॉमी है, इकोनॉमी में कैसे प्रोड्यूस करना है, कितने अमाउंट में प्रोड्यूस करना है, उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, कहाँ इसका ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, कहाँ कम रिक्वायरमेंट है, कहाँ पर इसकी सप्लाई करनी है, कहाँ इसकी सप्लाई बिल्कुल भी नहीं करनी है। ये सारा चीज़ हमारा क्या रहता है, सोशल कंट्रोल के कारण ही क्या रहता है, ये सारा चीज़ हमारा मेंटेन रहता है। सो स्टूडेंट, योर टुडे टॉपिक इज़ ओवर।